राजीव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं जल्दी से अपना सवाल दोहरा देता हूं कि इस देश में राजनीति और चुनाव होते हैं मैसेजिंग के कील पर, और सबसे बड़ा मैसेज राजनीति में, चुनावों में होता है वो डर का। पिछले 10 साल हमने देखा कि बीजेपी ने एक डर दिया था कि हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है। अब क्या एक दूसरा डर हमें देश की सियासत में देखने को मिल रहा है, जाति खतरे में है, संविधान खतरे में है। अभी क्योंकि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और आप लोगों के बीच भी जाते हैं, क्या लग रहा है कौन सा नैरेटिव हावी होने जा रहा है इस बार? क्या ये माने कि भविष्य की राजनीति अब जाति की राजनीति की दिशा की तरफ मुड़ गई है? देखिए रवि, राजनीति में नैरेटिव जो होता है सेट करने का, उसमें काल और परिस्थितियों का बहुत योगदान होता है। कभी कभी जो आप जो कार्ड खेलते हैं, काल और परिस्थितियां उसको सपोर्ट करती हैं, कभी कभी वो बिल्कुल विपरीत जाती हैं। तो कांग्रेस पार्टी का 14 और 19 में जो मामला था, वो 24 में जो उसने नैरेटिव आरक्षण का, जाति का, संविधान का खेला और उस मुद्दे को जो उन्होंने बार बार उठाया और प्रमुखता से रखा, उनको काल और परिस्थितियों ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उन्हें सफलता मिली। इतनी नहीं मिली कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक दें, लेकिन इतनी मिली कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसकी कल्पना इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले भारतीय जनता पार्टी समेत भारत के ज्यादातर राजनीतिक विषयों में रुचि रखने वाले लोगों को नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी 240 पर रुक जाएगी। अगर 400 का नारा इसी साल न दिया गया होता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उन्हीं के कुछ सांसदों ने यह बात सार्वजनिक तौर पर नहीं कही होती कि 400 सीटें हमें सिर्फ इसलिए चाहिए कि संविधान में बदलाव करना है, तो शायद इतनी सीटों का उसे नुकसान नहीं होता। 400 पाने के चक्कर में 272 भी उसे नहीं मिली, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब बात आती है कि संविधान बदलने की और संशोधन करने की, या देखिए इस देश में सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है, और संविधान के संशोधनों को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने संशोधन किए हैं। इस देश में सबसे ज्यादा राज्य सरकारों को हटाकर राष्ट्रपति शासन कांग्रेस पार्टी ने लगाया, इमरजेंसी भी कांग्रेस पार्टी ने लगाई। तो कांग्रेस पार्टी ने संविधान के किसी कोने को टच न किया हो ऐसा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये जो बातें मैं कह रहा हूं वो अतीत की बातें हैं। और बहुत सारे देश में इस समय देश में 70% आबादी ऐसी है जो 1975 के बाद पैदा हुई है। उसे उस इमरजेंसी से, किताबों में तो भले, लेकिन उस इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। वो आज की तारीख में 49 साल के लोग हो गए जो 75 में पैदा हुए थे। तो अभी की परिस्थितियां जो बताती हैं, और दूसरी बात, संविधान से देश के उस आबादी का कोई लेना देना बहुत नहीं पड़ता जिसे आज़ादी के पहले भी कुछ विशेषाधिकार या कुछ सामान्य सी चीज़ें आज़ादी के पहले भी थी और आज़ादी के बाद भी। वो वर्ग, वो समाज जो आज़ादी के पहले अस्पृश्यता, छुआछूत और जातिवादी व्यवस्था में जकड़ा हुआ था, जो हजारों सालों से पीड़ित और शोषित था, उसके लिए भारत का संविधान किसी भी देवता से, किसी भी मंदिर से ज्यादा महत्व रखता है। और इसीलिए संविधान की अगर कोई बात आती है तो उसके जज्बात उससे जुड़ जाते हैं। अभी जो पीछे की घटनाएं हुई, पीछे कुछ वक्त से ऐसा हुआ कि सरकारी नौकरियां कम होती गई, आउटसोर्सिंग या प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। आपको मालूम है प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं है, आउटसोर्सिंग में कोई आरक्षण नहीं है। तो वो वर्ग जो आरक्षण की वजह से सरकारी नौकरी की आस में पूरे वक्त लगा रहता है, और एक सरकारी नौकरी उस समाज के परिवार को एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में पहुंचा देता है। और फिर उनका जो, देखिए आरक्षण बार बार कहा जाता है, आर्थिक आधार इसका पीछे है, सामाजिक इसका ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो उस समाज में वो उसकी स्थिति सरकारी नौकरी, एक तो ये काम हुआ। दूसरा काम हुआ, कुछ कुछ चीजें जनवरी से लेकर अब तक ऐसी हुई जिससे कि राहुल गांधी या विपक्ष को ये कहने का मौका मिला और मजबूती मिली। 150 सांसद संसद के किसी सदन से कभी निलंबित नहीं हुए, ये पहली बात।
दूसरी बात, भारत के चुनाव आयुक्तों का चयन जो है, उसकी जो कमेटी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल देना और एक प्रधानमंत्री, पहले 3 सदस्य थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री, वो व्यवस्था बदल करके प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत उनके कैबिनेट का एक सदस्य और विपक्ष का नेता, यानी 2-1 से ये सीधे सीधे सरकारी नियुक्ति हो जाती है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो उसकी सुनवाई से ठीक पहले 11 बजे सुनवाई लगती है और रात को चुनाव आयुक्तों का चयन हो जाता है और सुनवाई से पहले वो कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं, तो वो सुनवाई नहीं होती है। तो ये एक फैसला ये फरवरी में होता है। इसके अलावा बहुत सारी, मैं इसकी लिस्ट नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है, कुछ फैसले ऐसे होते चले गए कि लोगों को ये लगने लगा कि अगर 400 सीटें आएंगी और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 सालों में संविधान संशोधन कितने किए और क्या किए, इस पर भी एक गौर किया जाना जरूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बेवजह ही ये बातें शुरू हो गई थी। इसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही शुरू किया कि संविधान बदलने का वक्त आ गया है, जो उनके गले की हड्डी बन गया। अब लेटरल एंट्री की जो बात है, आपने जो बात कही, लेटरल एंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार का कोई ख्याली पुलाव है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के ही नेता, मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस के ही नेता वीरप्पा मोइली थे जिनके अध्यक्षता में सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बना था, जो प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। उसकी सिफारिश है कि निजी क्षेत्र से या एक्सपर्ट्स को ब्यूरोक्रेसी में लाया जाना चाहिए, उससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। ये उन्हीं की रिकमेंडेशन थी। उस रिकमेंडेशन के आधार पर पहले 63 लोग लेटरल एंट्री के जरिए इस समय भारत सरकार में काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो आपको इन चीजों पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अब गठबंधन की सरकार है और सबसे ज्यादा 40 पोस्ट, आपने 45 पोस्ट निकाल दी, सबसे ज्यादा एक मुश्त पोस्ट इसी बार निकली और उसको फिर प्रधानमंत्री के निर्देश पर उसे वापस लेना पड़ा। वापस इसलिए लेना पड़ा कि उसमें रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं था। वापस फैसले को लेने का मतलब यह है कि आप उस पर पुनर्विचार करेंगे और वो जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें त्रुटियां थीं, ये अपने आप में स्वीकारोक्ति है। तो ये जो बातें इस तरह से चलती आ रही हैं। और दूसरी जो मैं बात अपनी खत्म करता हूं, जो बात मैं कहता हूं, देश में, भारत में राजनीति के सिर्फ 2 पहलू हैं, चाहे जहां से भी घुमा के आप देखिए, वो है एक धर्म और दूसरा है जाति। धर्म की काट जाति है और जाति की काट धर्म है। अयोध्या में अवधेश प्रसाद अगर ये नारा करते हैं कि न अयोध्या, न मथुरा, न काशी, अयोध्या में अवधेश पासी, और इस पर वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब होते हैं, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि धर्म और जाति के अलावा दूसरा कोई कार्ड नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों से छटपटा रही थी उत्तर भारत में अपने पैर जमाने के लिए, क्योंकि मंडल आयोग के बाद उसके पैर उखड़ गए थे। राहुल गांधी ने अब वो रास्ता अख्तियार किया है और उससे उनको लगता है कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों में उनकी पैठ होगी और संविधान की बार बार बात, और ये सम्मेलन इलाहाबाद जैसे, प्रयागराज जैसे सम्मेलन करेंगे तो वो अपनी बात ज़्यादा कर पाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2 सीटें जो विधानसभा उपचुनाव की 10 होनी है उत्तर प्रदेश में, वो प्रयागराज से 100 किलोमीटर के रेंज में है। एक फूलपुर विधानसभा, एक मझवा विधानसभा है। ये सब प्रयागराज से 100 किलोमीटर की दूर में वो 2 सीटें हैं। उस पर भी निगाह उनकी होगी, क्योंकि 40 सालों के बाद हाथ का पंजा इलाहाबाद, प्रयागराज लोकसभा सीट पर अपना परचम लहराने में पहली बार कामयाब हुआ है। ठीक है, चलिए राजनीतिक मैदानों की तरफ दोबारा रुख करते हैं।